हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज से आप लोग का कुछ नए ढंग से वीडियो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें केवल इंटरमीडिएट कॉमर्स के 12th के बच्चे हैं जो इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उनके लिए ये वीडियो चालू होने वाला है। तो आज शुरू करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। कौन सा पार्ट? मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। उसके बाद से यह किसके लिए उपयोगी है? 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। आज इसका पहला टॉपिक शुरू किया जाएगा, मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य। फर्स्ट टॉपिक है इसका मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य एवं महत्व। यह आपका चैप्टर। एक चीज और जानकारी आप लोगों को दे दें कि इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मनी एंड बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो वीडियो यूट्यूब के थ्रू जाएगा, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का 1 सप्ताह के अंदर ही आप लोग का लाइव क्लास चलेगा। इसलिए लाइव क्लास के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए और जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य एवं महत्व। सबसे पहले इसमें बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में बैंक 12th स्टैंडर्ड में क्या है? सबसे पहले बैंक एवं बैंक के कार्य, बैंक के कार्य, ये 12th स्टैंडर्ड में। और जो यहाँ पे मुद्रा की जिक्र की गई है यह 11th में पढ़ाया गया है। तो इसलिए 11th को ध्यान में रख कर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये 12th को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं कि बैंक होता क्या है, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बैंक शब्द की उत्पत्ति 1157 में वेनिस नगर में हुई। वेनिस नगर में हुई। यह वेनिस नगर इटली में है, जहाँ पे कॉमर्स की उत्पत्ति हुई। कहाँ पर हुई थी कॉमर्स की उत्पत्ति? इटली के वेनिस नगर में हुई थी। ठीक ना? कब हुई थी? 1494 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ बैंक शब्द की उत्पत्ति 1157 में वेनिस नगर में हुई, और वेनिस है कहाँ? हमारा इटली में। ठीक है। और जिस बैंक की स्थापना उस समय पहली बार की गई थी उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है। लेकिन 1171 में स्थापना तो कर दी गई थी। 1171 में वेनिस नगर में क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? गृह युद्ध छिड़ गया। यह जो वेनिस नगर है वो इटली के अधीन था, इटली के अंदर में था। मतलब इटली जो देश है उसके अधीन में ये वेनिस नगर था, माने उस पर वो कब्जा किया हुआ। और गृह युद्ध छिड़ने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था समझिए खराब हो गई। उस समय यह निर्णय लिया गया कि
इस वेनिस नगर के अर्थात पर उस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति का 1% भाग उसे कोष में एक जमा करना था, ताकि इस युद्ध से उसका सामना किया जा सके, मुकाबला किया जा सके। ऐसे किया गया, एक फंड की स्थापना की गई। करने के बाद से निर्णय कुछ नहीं निकला। निर्णय यही निकला कि वेनिस नगर इटली के अधीन हो गया और इटली ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो हम तो चलते थे बैंक के ऊपर। अब सबसे पहले यह जानेंगे, यहां तो बैंक की उत्पत्ति हुई थी। मेन अब जानिए कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कब और कहां कैसे हुई, किस शब्द से। बैंक को बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से किससे हुई? बैंक के शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? बैंक शब्द से हुई। और इटालियन भाषा की किस शब्द से हुई? सभी मिलते जुलते नाम हैं इसमें। इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई। बैंक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? जर्मन भाषा के बैंक और इटालियन भाषा के बैंको शब्द से। और इसी को ब्रिटिश भाषा में इसे क्या नाम दिया गया? बैंक नाम दिया गया। ठीक है, यह तो था बैंक का इतिहास। अब आते हैं कि बैंक की वास्तविक रूप से उत्पत्ति कब हुई। बैंक शब्द की वास्तविक उत्पत्ति 1700, ये विश्व की बात चल रही है, 1770 में ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया। मतलब वास्तविक रूप में बैंक शब्द की बैंक की उत्पत्ति 1770 में एक अलेक्जेंडर एंड कंपनी था, उन्होंने बैंक की उत्पत्ति, मैंने बैंक का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये भी किसी कारणवश 1782 में क्या हुआ? असफल हो गया। 1782 में क्या हो गया? असफल। इसके बाद से भारत में, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अब भारत में बैंक की उत्पत्ति कब हुई? भारत में बैंक की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी 1806 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। यह बैंक ऑफ बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। भारत में सबसे पहले बैंक की उत्पत्ति कब हुई? 1806 ईस्वी में, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, अर्थात ही कलकत्ता में था। पहले अंग्रेजों का उस समय शासन था, तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। लेकिन वास्तविक रूप में बैंक की उत्पत्ति यहीं से हुई। इसके बाद से एक चीज और जानिए कि यह बैंक जो शब्द है, इसका सही विकास किस रूप में माना गया? सही विकास इसका इटालियन भाषा के बैंको शब्द से माना जाता है। अब ये बैंको होता क्या है? उस समय जब इटली में बैंक का विकास हुआ था, उस समय यह माना, वहाँ के जो भी सेठ साहूकार महाजन थे, जो पैसे या मुद्राओं का लेन देन करते थे, वो क्या करते थे? बैंक तो आप लोग समझते होंगे, बेंच, बैठने वाला। एक जगह पर बेंच कुछ लगे हुए थे, कुछ का मतलब बड़ी संख्या में बेंच लगे हुए थे, और उस क्षेत्र के, उस जिले के, उस
एरिए के रहने वाले जितने भी सेठ साहूकार महाजन थे जो धन और पैसे का लेन देन करते थे, वो वहाँ पे बैठकर आपस में मीटिंग करते थे। बैंक कोई जो जिस तरह आज है वैसा बैंक नहीं था, अर्थात बैंक वहाँ पे ऐसे जगह था, एक स्थान को बनाया गया था जहाँ बहुत सारे ब्रेंच लगे हुए थे और वो बैठकर आपस में उस पर विचार विमर्श करते थे कि कैसे लेन देन किया जाए, कैसे पैसे का आदान प्रदान किया जाए। उसी बेंच पर बैठे रहते थे, तो इसीलिए इटालियन भाषा की इसकी उत्पत्ति बेंच शब्द की। और उसमें सब कुछ निर्णय करने के, लेन देन करने के बाद से यदि कोई साहूकार दिवालिया हो जाता था, अर्थात उसकी संपत्ति से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जदार हो जाता था, तो उस साहूकार के बेंच को क्या कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, अर्थात उसको समाप्त कर दिया जाता था। और फिर दूसरा कोई साहूकार नया आता था तो उसके लिए बेंच बनाया जाता था। तो यहीं से उत्पत्ति। और यह निर्णय इसमें लिया गया था कि हमें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ पर हम पैसे का, धन का आदान प्रदान आसानी से कर दें और उसके साथ साथ उसमें कुछ सुरक्षा के भी उपाय किए जाए। यहीं से बैंक की उत्पत्ति हुई, यही बैंक का इतिहास है। ठीक है, अब हम कोर्स के बारे में आते हैं। कोर्स के बारे में चलते हैं कि जो हमें पढ़ना है। बैंक, बैंक वास्तव में होता क्या है? बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन अर्थात वह मुद्रा में व्यवसाय करती है, मुद्रा में व्यवसाय करती है। अर्थात बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। और भी जानिए दूसरा बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों के धन को जमा करती है और उसे ऋण प्रदान करती है, उसे ऋण प्रदान करती है। बैंक एक कौन सी संस्था है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों के धन को जमा करती है। ऐसे समझिए जैसे कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, स्टेट जो भी है, मान लीजिए ये बैंक, ये क्या है? बैंक। सामान्य अर्थ में आइए, ये कौन सा काम करती है? बस यही करती है कि जब हम खाता इसमें खोलते हैं तो हम अपना पैसा इसके यहाँ जमा करते हैं, ये करते हैं। और क्या करते हैं? और उस पैसे को जब हमें आवश्यकता होती है तो उसको वो निकाल लेती है, ये काम करती। दूसरी चीज एक और साथ में काम करती है। यह क्या करती है? यह ऋण प्रदान करती है। पहला क्या करती है? धन जमा करती है, और दूसरा ये क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। जैसे जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, उस पर 2-4-10 रुपया ब्याज भी मिलता है, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसे निकाल देते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए हम बैंक में पैसा जमा नहीं किए हैं, हमको पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक वहाँ पर हमको कर्जा भी देती है, ऋण भी देती है, और उस पर ऋण पर ब्याज भी हमसे लेती है। जिस तरह हम जमा करते हैं तो ब्याज देती है, तो ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज लेती है, और जब भी हमारे पास पैसा होता है तो ऋण को चुका दिया जाता है। अब यहाँ पे ऋण ये भी सुविधा है, जिस तरह जमा करने की सुविधा है कि जब चाहे तब जमा कर लेगा, जब चाहे तब निकाल लेगा, मतलब वर्किंग डे में, उसी तरह ऋण की भी ये सुविधा है कि वह जब ऋण ले लेगा तो जब उसके पास पैसा होगा तब तक उसको चुका। ठीक, चलिए, ये तो हुआ आपका बैंक। और प्रश्न इसमें है कि बैंक के कार्य कौन कौन से?
आपको बता दें कि वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, फुल आप लोग का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग पर डे पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, और सामान्य लैंग्वेज, सामान्य भाषा में आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए आइए बैंक के कार्य। बैंक के कार्य, बैंक के कौन कार्य, ध्यान दीजिएगा। बैंक का पहला ये है मुख्य या प्राथमिक कार्य। प्राथमिक ठीक है। बी इसका है एजेंसी संबंधी कार्य। और सी इसका है अन्य कार्य, या इसको सहायक कार्य भी कहा जाता है। और लास्ट है इसमें, फिर सहायक कार्य ही रहने दीजिए, अन्य कार्य लास्ट में कर देना। अन्य कार्य, यही बैंक के कार्य। इतने कार्यों में सबसे पहले ज्यादा जरूरी है जानना कि मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि मुख्य कार्यों पर ही ये तीन कार्य निर्भर करते हैं। बैंक के मुख्य कार्यों में मात्र दो ही कार्य है। कौन सा कार्य है? पहला है जमा स्वीकार करना, और दूसरा है ऋण देना। ध्यान दीजिएगा, मुख्य कार्य बैंक का मात्र दो ही है। पहला है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार कैसे करेगा कि बैंक के पास कई ऑप्शन है, कई तरीके से उसमें पैसा जमा कर सकते है। तो बहुत सारे खाते खोलने के, लेकिन मुख्य हमें 4 खाते बताएंगे आपको। बैंक में बचत खाता खोलकर, बैंक में चालू खाता खोलकर, बैंक में अस्थाई जमा खाता खोलकर, और बैंक में आवर्ती जमा खाता खोलकर। मतलब 4 प्रकार के खातों के माध्यम से, इसको आगे मैं बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लीजिए। बैंक में पैसा, बैंक एक पैसा ग्राहकों से कैसे जमा करती है? 4 प्रकार के खातों के माध्यम से जमा करती है। चालू खाता, बचत खाता, अस्थाई जमा खाता और आवर्ती जमा खाते के माध्यम से बैंक अपने यहाँ पैसा लोगों का जमा करती है, और जब उसका समय पूरा होता है या आवश्यकता पड़ती है तो उसे दे देती है। तो पहला मुख्य कार्य है। दूसरा, ऋण देती है। तो ऋण भी कई तरीके से दिया जाता है। सामान्य ऋण होता है कि जब भी किसी को आवश्यकता होगी तो दे दिए। बंधक ऋण होता है, कुछ संपत्ति गिरवी रख के। नगद साख होता है, ठीक ना, एक लिमिट होती है, उतने ही तक आप ऋण ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट होता है, क्यों होता है ना, तो ओवरड्राफ्ट होता है, तो ओवरड्राफ्ट के माध्यम से वो ऋण देती है। तो किसी भी तरीके से वो ऋण देती है। तो यही बैंक के मुख्य कार्य। अब है एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य में वो कौन कौन सा कार्य करती है? पहला करती है चेक का संग्रह करती है। चेक का संग्रह कैसे करती है? जब बैंक चेक इशू करती है किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, वह चेक काट को किसी दूसरे पार्टी को देता है, तो वह दूसरा पार्टी फिर उसी बैंक में चेक लगता है, तो उसको क्या करती है? बैंक चेक को कलेक्शन करने का कार्य करती है। दूसरा है चेक व बिलों का भुगतान करती है। और क्या काम करती है?
चेक और बिल जितने होते हैं उन बिलों का वो क्या करती है, भुगतान करती है। मतलब जो अपने द्वारा बैंक जारी किया गया चेक है वो किसी पार्टी को काट दिया गया, वो पेमेंट लेने के लिए बैंक में आया या किसी प्रकार का बिल हुआ तो उस बिल का या चेक का भुगतान कौन करेगा, बैंक। तीसरा और कौन सा काम करती है, अगला है ग्राहकों की ओर से अन्य कोई भुगतान करती है, अन्य कोई भुगतान करती है। मतलब कोई थर्ड पार्टी का बैंक में खाता धारक है और वो अपना पेमेंट किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से कराना चाहता है तो वो भी उसका भुगतान बैंक करती है। अगला क्या कार्य करती है, अंशों की खरीद व बिक्री का काम करती है। अब अंश जानिए क्या है, जब किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है तो एक कागज का नोट के समान प्रपत्र जारी करती है जिसको शेयर कहा जाता है। नोट और शेयर में अंतर इतना ही है कि नोट पर रिजर्व बैंक का मुहर रहता है और शेयर पर उस कंपनी की मुहर रहती है। पैसा उतने ही पे जितना रेट लिखा रहेगा, जिस तरह नोट पे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये लिखा रहता है उसी तरह शेयर पे भी लिखा रहता है, जितने में लिखा रहेगा उतने ही में चले। तो उसको बिकवाने या खरीदने का काम कौन करती है, बैंक करती है। अगला क्या करता है, अभिगोपन का कार्य करती है। अभिगोपन को अंग्रेजी में अंडरराइटर कहा जाता है। अभिगोपन क्या होता है कि जब कंपनियां अपना शेयर जारी करती हैं तो बैंक उसको बिकवाने खरीदने का काम करता है, लेकिन साथ में यह भी गारंटी देता है कि यदि पूरे शेयर हम बेच देंगे, बिक गया तो ठीक है, यदि किसी कारणवश नहीं बिक पाया तो जितने शेष शेयर बच जाएंगे उसको हम खुद खरीद लेंगे। तो ऐसे कार्य को अभिगोपन कहा जाता है। जो कार्य करता है उसे अभिगोपक कहा जाता है, उसके बदले जो उसे पारिश्रमिक दिया जाता है तो उसे अभिगोपन कमीशन अर्थात अंडरराइटर कमीशन कहा जाता है। और क्या काम करती है, वित्तीय सलाहकार का कार्य करती है। वित्तीय सलाहकार का कार्य का मतलब है यह अन्य बैंकिंग संस्थाओं या व्यापारिक संस्थाओं या किसी विशेष व्यक्ति को धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित सलाह मशवरा देती है कि आप ऐसे कार्य को करिए, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, ऐसे लोन लीजिए, हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप काम करिए। इस तरह की वित्तीय सहायताएं। तो यह तो था आपका एजेंसी संबंधी कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक कार्य। सहायक कार्य में मुख्य कार्य है यह धन का हस्तांतरण करती है। धन का हस्तांतरण का मतलब है कि बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिजवाने का कार्य करती है। देखते होंगे कि कोई दिल्ली में व्यक्ति है, बम्बई में व्यक्ति है, चेन्नई में व्यक्ति है, कहीं भी देश विदेश के किसी भी कोने में, और उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो किसी व्यक्ति से मांगता है तो तुरंत एक, आज तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तुरंत वो बटन दबाएगा, तुरंत उसके पास पैसा चला जाएगा। तो बैंक कौन सा काम करती है, पैसे को एक स्थान से, जैसे एक दूसरा और भी माध्यम होता है, नेफ्ट है, RTGS है, तो यह इसी के माध्यम से पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो धन को ट्रांसफर करने का भी कार्य बैंक करती है। अगला है यह अचल एवं चल संपत्ति की सुरक्षा करती है। कैसे, चल और अचल संपत्ति की सुरक्षा कैसे करती है? जैसे मान लीजिए किसी के पास जमीन जायदाद के कागज वगैरह हैं या ज्वेलरी वगैरह है ज़्यादा, या कोई इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उसको क्या करती है, वो अपने यहाँ लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराती है। भले उसके बदले में लॉकर रेंट लेती है, लेकिन लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसकी संपत्ति को उसमें सुरक्षित रखती है। जब भी उस पार्टी को जरूरत होगा वो अपनी संपत्ति को देख सकता है, ले सकता है, तो यह कार्य करती है। अगला है यात्री चेक की भी सुविधा प्रदान करती है। यात्री चेक की सुविधा प्रदान करती है। यात्री चेक की सुविधा मतलब जो टूरिस्ट हमारे होते हैं, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, मतलब देश विदेश के भ्रमण करने वाले होते हैं, वो इतना पैसा कहाँ से लेके जा सकते हैं, तो उन लोग को एक चेक जारी करती है जिसको
ट्रैवलर चेक अर्थात यात्री चेक बोला जाता है, ताकि उस चेक के माध्यम से वो कहीं भी किसी भी प्रकार या किसी भी संस्था को या किसी रेस्टोरेंट होटल से वगैरह को वो उसका पेमेंट कर सके। अगला क्या काम करती है, यह बैंकिंग आंकड़े भी एकत्र करती है। बैंकिंग आंकड़े एकत्र करती है और उसका प्रकाशन करती है। जितने भी बैंक संबंधी आंकड़े होते हैं उनको एकत्र करने का कार्य करती है, उसको प्रकाशित कराती है, बताती है कि कितना लेन देन किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, ठीक है ना, और ताकि लोगों को जानकारी हो जाए, ताकि लोगों को विश्वास बैंक पर बना रहे। और क्या काम करती है, चलिए अन्य कार्य में आते हैं। अन्य कार्य में ये काम करती है, विदेशी विनिमय का काम करती है। विदेशी विनिमय का काम कैसे करेगी, विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में चेंज किया जाता है, जैसे इंडियन रुपीस के बदले में अमेरिकन डॉलर, रियाल के बदले में इंडियन डॉलर, ठीक ना, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग देशों के यूरो के बदले में इंडियन मुद्रा के बदले में फॉरेन अदर करेंसी को चेंज करने का कार्य भी हमारा बैंक करती है। वैसे इसको चेंज करने का काम फॉरेन एक्सचेंज बैंक करता है, जो आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, और जहाँ आरबीआई नहीं है वहाँ एसबीआई करती है। तो विदेशी विनिमय का भी कार्य वो करती है, ठीक है। अगला क्या काम करती है, यह अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती है। मतलब इसके यहाँ जो भी कर्मचारी है उसे ट्रेंड वगैरह भी ये काम करती है। तो इस तरह ये तो था आपका बैंक के कार्य, पूरा एक चार्ट में आप लोग को बता दिया गया। आज यही बताया गया कि बैंक क्या है और बैंक के कार्य क्या है। स्टार्टिंग में बैंक की उत्पत्ति के बारे में भी जिक्र चला, तो इसको नोट करना है, नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो मिल गया आप लोग का। अब हम चलते हैं, अभी बताए थे कि बैंक जमा स्वीकार करती है, तो खैर जमा स्वीकार करती है उसको अलग पॉइंट पे रखते हैं। अब यह जानिए कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। पहले के समय में तो बैंक में बहुत सारे खाते खोले जाते हैं, लेकिन आज मुख्य 4 खाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैंक में खोले जाने वाले खाते, ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो ऐसे आप लोग दिमाग दौड़ाइए कि बैंक में कितने खाते खोले जाते हैं। बैंक में कितने खाते खोले जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि बैंक में जो खाते खोले जाते हैं, तो इसमें जमा के संबंध में खाते के बारे में बता रहे हैं, ऋण के संबंध में नहीं। जमा के संबंध में हम बता रहे हैं, ऋण के संबंध में नहीं। तो जमा के संबंध में मुख्य 4 खाते खोले जाते हैं, केवल इस 4 खाते पे ही चर्चा चलेगा। पहला है बचत खाता, जिसको अंग्रेजी में सेविंग अकाउंट कहा जाता है। दूसरा होता है चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहा जाता है। तीसरा होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। और चौथा होता है अस्थाई जमा खाता, जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से 4 ही खाते खोले जाते हैं। इससे पहले गोलक खाता, घरेलू बचत खाता और भी बहुत सारे खाते खोले जाते हैं, वो नहीं खोले जा रहे हैं, ठीक है। मुख्य रूप से ये 4 खाते खोले जाते हैं। अब ये जानिए कि ये 4 खाते होता क्या। बचत खाता, सबसे पहले वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में किसी भी बैंक में सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो बचत खाता था, सेविंग अकाउंट।
यह देश के कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा वयस्क हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए खाते खोले जाते हैं, जो अपनी छोटी छोटी बचतों को इसमें इकट्ठा करते हैं। जब जब उनके पास पैसा होता है तो इसमें जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो यह हो गया आपका बचत खाता। इस बचत खाते की विशेषता एक और है कि इस बचत खाते में पैसा एक दिन में केवल एक ही बार निकाल सकते हैं, कई बार नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। यह सामान्य जनता के लिए उपयोगी होता है। कोई भी व्यक्ति ये खाता खोल सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वयस्क हो, चाहे अभ्यस्क या अभ्यस्क कोई भी हो। एक स्टूडेंट भी ये खाता खोल सकता है, एक किसान भी खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति, बड़ा बिजनेसमैन भी खोल सकता है। दूसरा है चालू खाता, करेंट अकाउंट। यह खाता मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग के लिए होता है। इसे आम जनता नहीं खोल सकती, मतलब आम नागरिक, आम व्यक्ति नहीं खोल सकती। वही खोल सकता है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। यही व्यक्ति, व्यापारी ही इस खाता को खोल सकता है। इस खाते की विशेषता क्या होती है कि इस खाते में कोई भी व्यक्ति, मतलब व्यापारी, एक दिन में 50 बार रुपया जमा कर सकता है, 50 बार निकाल सकता है। कोई जरूरी नहीं है 50 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार जमा कर सकता है, जितनी बार चाहे जितनी बार निकाल सकता है। ठीक ना। क्योंकि ये मुख्य रूप से व्यापारी के लिए ऐसी क्यों सुविधा बनी है कि उसके पास दिन भर पैसे आते रहते हैं, दिन भर जमा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनी वगैरह चल रही है, उसके पास दिन भर पैसा, चाहे चेक के माध्यम से, चाहे कैश के माध्यम से, चाहे जैसे भी आता रहता है, वो अपने पैसे को कैसे सुरक्षित कर रखेगा, वो बैंक के माध्यम से रखेगा। इसीलिए व्यापारियों के लिए एक खाता होता है। एक और इसकी विशेषता होती है इस खाते की कि इस खाते में बैंक ब्याज नहीं देता, अर्थात बस इतना ही रहता है कि आप कहीं पैसा ले आकर रख दिए हैं, सुरक्षित है, ज़रूरत पड़ा आप ले लेंगे। इस खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता है। जबकि बचत खाते पर आपका जो भी है 3%, 3.5% के आसपास ब्याज दिया जाता है, लेकिन इस खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो इस खाता को खोलते उल्टे कुछ ब्याज ले भी लेते हैं। ठीक है। अगला है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यह वह खाता उसके लिए होता है जिनकी एक निश्चित आय होती है। निश्चित आय होती है। निश्चित आय का मतलब होता है जैसे कोई नौकरी पेशे वाले, कोई 20,000, 30,000, 50,000 फिक्स है कि उतना ही कमाएगा। ठीक ना। या कोई अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी आय एकदम लिमिटेड है, अर्थात फिक्स है कि हर महीने वो इतना कमाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। वो क्या करेगा, अपनी आय का कुछ भाग, कुछ हिस्सा एक खाता खोल कर, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, जैसे 500, 100, 1000, 2000, 10,000, जितनी उसकी आय उसमें प्रति महीने जमा करता है। और लेकिन उसका टाइम जब वो पूरा होगा, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, तभी वो निकाल, माने इसमें हर महीने जमा तो किया जाएगा, मगर निकाला केवल एक ही बार होगा, निकाला जाएगा जब उसका समय पूरा होगा। कुछ विशेष दशाओं में यदि उसकी पैसे की आवश्यकता है तो आरडी अकाउंट क्लोज करके पूरा पेमेंट ले सकता है। इस पर बैंक हम लगभग 5% के आसपास ब्याज देती है। और लास्ट खाता होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अस्थाई जमा खाता। अस्थाई जमा खाता क्या होता है, ये उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिनको कहीं अचानक पैसा मिल जाता है और उस पैसे की वर्तमान में आवश्यकता न होकर भविष्य में आवश्यकता होती है। जैसे आप ही हैं, अचानक 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया मिल जाए और लग रहा है कि प्रेजेंट में 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक इस पैसे का यूज नहीं है, आगे यूज पड़ सकता है, तो उस पैसे को कैसे सुरक्षित रखेंगे, बैंक में एक खाता खोलेंगे, अस्थाई जमा खाता, उसमें लाकर सुरक्षित कर देंगे और साल भर बाद आपको ज़रूरत है तो साल भर पैसे को ले लेंगे। तो और इस पर खाते पर बैंक क्या करती है, सबसे अधिक ब्याज देती है, लगभग 5.5 से 6% या 6.5% के आसपास ब्याज देती है। मतलब इन चारों खातों में सबसे ज़्यादा ब्याज अस्थाई जमा खाता पर मिलता है। लेकिन इसमें इसकी एक और विशेषता है, इस खाते में पैसा एक ही बार जमा होता है और एक ही बार हम निकाल सकते हैं। इस खाते में 50 बार जमा करिए, लेकिन निकालेंगे एक ही बार, प्रति एक दिन में एक बार निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, दिन भर में हज़ारों बार जमा करिए, हज़ारों बार निकालिए। इस खाते पर ब्याज मिलता है बहुत मामूली रेट से, इस खाते पर ब्याज बिल्कुल नहीं मिलता है। आवर्ती जमा खाते पर ब्याज निश्चित आय वालों के लिए है, हर महीने फिक्स राशि 500 जमा करना है तो 500 जमा होगा,
इससे न कम न अधिक, लेकिन निकालेंगे केवल एक ही बार। और इस खाते में केवल अपने जब तक खाता खोले हैं तो एक ही बार जमा होगा, बड़ी धनराशि जमा होगी और एक ही बार उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में ये आप क्या पढ़ें कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये सबसे मोस्ट जो आज जो बताए हैं क्वेश्चन है। हमेशा आता है बैंक क्या है और बैंक के कार्य बताइए। ऐसे भी आ सकता है कि बैंक क्या है, बैंक के मुख्य कार्य बताइए, या छोटे क्वेश्चन में पूछेगा तो बैंक एजेंसी संबंधी कार्य पूछ देगा। और अगला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं समझाइए, तो बैंक में यही 4 खाते खोले जाते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है चालू खाता क्या है, तो चालू खाता अभी बताया व्यापारियों के लिए होता है, या इसमें से किसी भी एक खाते का जिक्र कर देगा। तो इसी के साथ ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और ये भी ध्यान में रखे रहिएगा कि एक सप्ताह के अंदर ही आप लोग का लाइव क्लास शुरू होने वाला है। और लाइव क्लास केवल बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के लिए चलेगा और साथ में बीकॉम के स्टूडेंट के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब भी करिए और हमेशा उस पर बने रहिए ताकि आपको प्रतिदिन नए नए वीडियो की जानकारी मिले, आपका कोर्स कंप्लीट हो, ताकि 2021 में 12th का एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।